हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी से अहम बड़ी सियासी मुलाकात। क्या मुजवजा 28वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतफिक हो सकेगी? इस अहम सियासी मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला, 15 अहलकार शहीद, अफगान सफीर की वजारत खारजा तलबी। मार्का हक पर कौमी और सूबाई असम्बलियों में शोहदा को खराज तहसीन की करारदादें मंजूर। दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत। क्या सियासी इत्तेफाक राय हो सकेगा? पेट्रोल में 117 रुपये लेवी का इंकशाफ। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा कैंसर की नन्ही मरीजा का बाप इलाज के लिए अस्पतालों में दर बदर, जबकि MPA राना मनान के फ्री इलाज के लिए 50 लाख की मंजूरी। मरियम नवाज की काबीना इजलास के एजेंडे पर। क्या पार्लियामेंटेरियंस के इलाज का बिल हुकूमत की तरजीह बन गया? आम शहरी दवाई के लिए तरसने लगे। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे। और बरी इमाम ऑपरेशन पर हुकूमती वुज़रा में इख्तलाफ। तलाल चौधरी ने हजारों अरब की सरकारी जमीन का कब्जा छुड़ाने का दावा कर दिया, जबकि इस्लामाबाद से वफाकी वजीर मुतासरीन के हक में सामने आ गए। ऑपरेशन की हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सरहद पार भी ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का राज। इंडिया में भी ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए। 50 ब्यूरोक्रेट्स ज़रूरी ज़मीन खरीद कर 3200 करोड़ का बाईपास प्रोजेक्ट अपनी ज़मीन से गुजार कर रातों रात अमीर हो गए। इसको भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट कर देते हैं ईरान US जंग के हवाले से कि क्या मामला चल रहा है। सीज फायर तो जारी है जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन ट्रंप का कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि ये सीज फायर जो है मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, यानी कि बहुत ही नाजुक इस वक्त जो है हालात हैं सीज फायर के। हम जानते हैं कि एक प्रपोजल था जो कि भेजा गया था, ईरान को रिसीव भी हुआ था। ईरान ने इस बात का एतराफ़ भी किया था कि उनको मिल गया है प्रपोजल, और उसका जवाब जो है वो ईरान ने दिया है। और आज सदर ट्रंप ने कहा है कि उनको ये जवाब बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बल्कि इसको ईरान के प्रपोजल को उन्होंने बेवकूफ़ाना कहा, अनएक्सेप्टेबल कहा, और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी। यहाँ तक उनका कहना था कि बहुत ही सख्त प्लान है उनके पास ईरान के हवाले से। ईरान क्या चाहता है? ऑन द अदर हैंड जो मेन दो चीज़ें हैं, उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उनका कंट्रोल उसी तरह रहे, और इसके अलावा जो जंगी नुकसानात हुए हैं उनको जो है भरा जाए अमरीका की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और आज एक सऊदी की बड़ी कंपनी अरामको के CEO ने इस बात का अंदिया दिया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हफ्तावार 10 करोड़ बैरल जो है तेल कम हो सकता है आलमी मंडी में। तो ये हालात हैं नाजरीन, और लेट्स सी यहाँ से जो है वो किस तरफ जाता है। सीज फायर अलबत्ता अब तक कायम है। थोड़ा लोकल जो है वो सियासत पर आ जाते हैं क्लासरा साहब। और शहबाज शरीफ साहब और सदर जरदारी साहब की मुलाकात जो है वो हुई। अब ये मुलाकात किस हवाले से है, इसका क्या बैकग्राउंड है, आपसे जो है वो मैं डिटेल्स जानना चाहूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज पार्लियामेंट का इजलास भी था, और दोनों ये हाउसेज उनके डिफरेंट उनके इजलास हुए हैं। सेनेट का भी हुआ है, कौमी असम्बली का भी हुआ है। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते, अब हम अपना ढोल नहीं पीटते, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जनाब के इस वक्त ये जरदारी साहब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में एक टग ऑफ वार चल रही है 28वीं तरमीम के हवाले से। ये खबर हमने ब्रेक की थी पिछले इसमें, और स्पेसिफिक भी बताया था कि किस बात पे उनके आपस में मसले हो रहे हैं। जरदारी साहब उनसे जो मांग रहे हैं वो नहीं दे पा रहे, जो वो जरदारी साहब से मांग रहे हैं जरदारी साहब नहीं दे पा रहे। जरदारी साहब कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाया 28वीं तरमीम अगर मंजूर करवानी है। वो कहते हैं जनाब बगैर अब बिलावल भुट्टो साहब के आप हमें इसमें सपोर्ट करें। हमने भी तो आपको मतलब है यहाँ पे आपको सदर बनाया, आपको चेयरमैन सेनेट बनाया, गवर्नर बनाया, सबसे बढ़कर आपको हमने सिंध में हुकूमत दी है, उस पर भी बहुत सारे मसले थे। तो ये काफ़ी है आपके लिए। अब मतलब मजीद क्या चाहते हैं? तो क्या बच्चे के जान लो को क्या? तो वो अब जरदारी साहब कहते हैं नहीं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहिबा को अपनी ही ज़िंदगी में अपनी विरासत शिफ्ट करवा दी है, और वो बड़ी कामयाबी से सब कुछ हो गया है, और मियाँ साहब मजलूम भी बने फिरते हैं जनाब का हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, देखा मुझे साइड लाइन कर दे। भाई को वज़ीर आज़म, बेटी वहाँ पे आपकी वज़ीर आला लग गई है, पूरी हुकूमत है, कैबिनेट है, धांधली के इल्ज़ाम, अपने केसेस भी खत्म, सबके खत्म, सारे बह रहे हैं मजे से। लेकिन वो आते जाते वो थोड़ी मजलूम जैसे आंसू बहाना नहीं वो भूलते, नहीं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, देखा मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। खैर ये उनका अपना उनका सियासी, बल्कि जाते जाते याद आया
मुझे उसमें नहीं याद राना साहब को बताना। आज मरियम नवाज साहबा की जमानत के पैसे थे जो वहाँ पे उन्होंने अपनी जमानत के लिए जमा करवाए थे, वो भी आज हाई कोर्ट ने दे दिया कि मरियम साहबा को वापस करें, वापस करो। इससे पहले मैंने एक दफा पहले भी बताया था, हाउस ऑफ शरीफ वहद खानदान है जिनको नैब ने पैसे वापस किए हुए हैं। नैब की हिस्ट्री में किसी को आज तक कुछ जुर्माने के पैसे वापस नहीं किए। जब नवाज शरीफ साहब उधर गए थे, सऊदी अरब गए थे जलावतन में जनाब मुशर्रफ साहब के साथ डील के बाद, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब को यहीं रोक लिया गया था कि एक तो गारंटर के तौर पर, दूसरा उन्होंने बैंक के इन पे जुर्माने थे या लोन थे 50 करोड़ रुपए के करीब, उन्होंने सारे पेमेंट की थी किस्तों में। ठीक है। और जब ये वापस आए और मियां साहब के वहां पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने सारे केसेस रिव्यू किया और उसके बाद केसेस फारिग हो गए, मियां साहब को बरी कर दिया गया, वो सजाएं 8-10 साल बाद खत्म हो गई, तो उनको ये सजाओं से ज्यादा वो 40 करोड़ रुपया याद था जो उन्होंने जमा करवाया था नैब को। तो उन्होंने खुद मांगा उसके लिए, उन्होंने जाके उन्होंने वहां पे ये उस पिंडी हाई कोर्ट होती थी, पिंडी हाई कोर्ट में केस किया नैब के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दीगर ने केसेस मियां साहब के खिलाफ खत्म कर दिए हैं, तो हमारे पैसे वापस करें। तो नैब ने उनको पैसे वापस किए थे। अच्छा। मरियम साहबा को पैसे वापस हुए हैं। तो ये हाउस ऑफ शरीफ इस मामले में बिल्कुल पक्का कोई इनका पैसा कोई नहीं खा सकता। ये कि इनका पैसा कोई नहीं खा सकता। ये किसी का इतना बड़ा हाजमा इस मुल्क में नहीं हुआ कि इनके पैसे खा जाए। खैर ये तो साथ में हो रही थी चीज। तो ये अब इसका मसला ये था कि जरदारी साहब और इनके दरमियान, जरदारी साहब की कोशिश थी और अभी भी है कि जो मैंने पहले भी कहा था मैं कि 8 जून तक वो चाहते हैं कि जनाब कि ये पार्लियामेंट के इजलास में 88वीं तरमीम ना आए। 8 जून तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है आ जाए, ताकि मनी बिल में जो चेंजेस करनी है, एनएफसी जो मेन इशू है उसमें करनी है, कंकरेंट आपकी लिस्ट है उसमें करनी है, एजुकेशन हेल्थ के वो चाहते हैं वापस करें कि सूबे वो नहीं कर सके, इंटरनेशनल डोनर के साथ कोई मसाइल चल रहे हैं। तो जरदारी साहब चाहते हैं किसी तरीके से अगले 8, आज क्या डेट है 11 है, 20, 28 मतलब महीने की बात कर रहे हैं, महीना बड़ा टाइम है, 30 दिन अगले बड़े टफ हैं। वो कहते हैं 9 अभी करें। अच्छा। जरदारी साहब डटे हुए हैं कि अगर अभी नहीं करते 8 के बाद 9 जून को समान हो जाएगा बजट का सेशन, बजट के बाद लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं होता, फिर बजट होता है। वो महीना गुजर जाएगा, बजट पास हो जाते तो फिर तो आप दोबारा नए सिरे से फिर कल की कल देखेंगे। हुकूमत को इस बात का पता है, फौज को भी पता है। वो कहते हैं अभी करेंगे, वो कहते हैं फिर अभी चेंज करते हैं। 2.5 साल की हमारी बात हुई थी पहले कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे, 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट आप इस मौजूदा वो जो इस सिस्टम है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो जो समझते हैं ये हमारा वो जो थे कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर चल गई है। अब वो मिले हैं, अब सेशन तो बुला लिए गए हैं और मजे की बात है दोनों इकट्ठे बुलाए गए हैं। जरा जहन में रखें, एक हाउस में अगर तरमीम पास होती है तो दूसरे से हो जाएगी, ताकि विद इन डेज जो है ना ये वो बन जाए, डिले ना हो। सो बोथ द हाउसेज इस वक्त चल रहे हैं, आज भी थे। अब जरदारी साहब को मनाने के लिए, हालांकि मैं उस पर देखा खबरें पढ़ रहा था, वो जी रीजनल सिचुएशन डिस्कस करनी थी उन्होंने। और भाई मेरे रीजनल में भी पासिंग की हो, हाँ जी क्या बना, कैसे बना, आप उससे फोन किया उसको कि आप चाइना गए थे, क्या बना, आप उधर मिले थे, आपके ट्रम्प साहब से कोई बात हुई या नहीं, इस तरह की जरूर बातें हुई। लेकिन असल कहानी 28 मेन एजेंडा 28वीं तरमीम था। शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए हैं विद न्यू पैकेज, नया पैकेज लेके गए हैं कि जनाब कि अब बताएं कि वो तो नहीं हो सकता। अब मतलब अब वो ये तो नहीं कहेंगे जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि एक बात पे सुलह हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तोड़े, नया इलेक्शन करवाएं और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, जो कि नहीं हो सकता था, नॉन स्टार्टर था। उसी तरह की डिमांड जरदारी साहब रख बैठे हैं कि भाई साहब आप अपनी जगह खाली करें, आप मेरे बेटे बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। अब सागर शहबाज शरीफ साहब ये काम तो करने से रहे, तो उसका उन्होंने जाके अल्टरनेट उनको पेश किया है। अल्टरनेट पेश किया है, यस डेफिनेटली। वो पैकेज है ना कि आप हमें क्या देंगे मजीद। एक तो ये था जो उस वक्त इन्होंने बस मिस की थी, और मुझे याद है राणा साहब को भी याद होगा, हमने शो उस वक्त भी किया था कि बिलावल भुट्टो को इनको वज़ीर खारजा बना देना चाहिए था। इस वक्त बड़ा इनके पास अच्छा चांस है जो मिस किया। अब वो ज्यादा मिस कर रहे हैं आजकल, जिस तरह इंटरनेशनल बना है ना कि जेडी वैंस आ रहा है, विटकॉफ आ रहा है, तो फिर आपकी मतलब दुनिया भर के लीडरों से गुफ्तगू हो रही है, सऊदी से हो रही है, आपकी कतरी से हो रही है, ईरानियन से हो रही है, फिर आपकी अमेरिकन से हो रही है, रोबियो से हो रही है। सो इस वक्त लगता है बिलावल भुट्टो साहब ने परफॉर्म वेल जो पिछली दफा थे। अब उन्हें एहसास हो यार हम तो मिस कर बैठे हैं, ये तो बहुत बड़ा सर्कस था, बहुत बड़ा मौका था, इतना इंटरनेशनल थिएटर लगा हुआ था और हम फोकस थे, तो हम तो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि उनको नया एक पैकेज जो है ऑफर किया जा रहा है कि जिसमें बिलावल भुट्टो साहब को अकोमोडेट किया जा सकता है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म तो साहब ज़रा वो नहीं बना सकेंगे, लेकिन फिर कोई वजारतें आपको दी जा सकती हैं। अब फिर बात यह है कि जनाब के फिर इसाक डार साहब को कहाँ पे आप वो करेंगे, उनको एडजस्ट करेंगे। उनकी वैसे दिल्ली ख्वाहिश तो वही है कि जनाब के वो वजीर खजाना बन जाए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने हुए हैं। तो लेकिन अब की दफा वो कुछ और बड़े ओहदे की तवक्को रख के बैठे हुए हैं इसाक डार साहब। यस
मैं इतना कह सकता हूँ, मजीद आगे मैं सेंसिटिविटीज में नहीं जाता अच्छा। कि किसको हटाएंगे, किधर करेंगे, 19 बिल्कुल थोड़ा सा रहने देते। एक ही दिन हमने सारी खबरें दे दी तो हमारा शो कल कौन देखेगा। पर इतनी खबर मैं दे सकता हूँ मैं कि इसाक डार साहब इन केस ऑफ सर्टेन चेंजेस एट द टॉप, अच्छा, तो इसाक डार साहब एक बहुत बड़ी पोजीशन जहन में रखी बैठे हैं, बड़ी पोजीशन में। सो देर गड़बड़ है। अब जरदारी साहब इन मामला को कैसे हैंडल करते हैं? वो कहते हैं एक जरदारी साहब पर भारी, क्या कहते हैं वो, हाँ, यही कहते हैं, नारा जो है अब भारी पड़ते हैं या कोई उन पे भारी पड़ जाता है। हालात वाकयात थोड़े से ये देखना पड़ेगा, मिक्स है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं जाता। ठीक है, तो मुलाकात के तनाजुर में आपने बता दिया कि इसके पीछे क्या जो है वो स्टोरी है। थी, वो बिल लाना चाहते हैं मौजूदा आजकल बजट सेशन से पहले वो बिल लाना चाहते हैं, यहाँ पर मतलब 28वीं तरमीम पे चेंजेस अभी करें। अब जरदारी साहब को उन्होंने प्रपोजल दिए, डिस्कशन हुई, अब जरदारी साहब पार्टी के साथ बैठेंगे, फिर फैसला करेंगे। हम भी फिर आपके साथ खबर शेयर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो कौमी असेंबली के सेशन में जो है वहां भी मौजूद थे और अचकजई साहब और मौलाना फजल रहमान दोनों लीडरान ने जो है वो जबरदस्त तकरीरें की हैं, उसके हवाले से जो है थोड़ा अहवाल बताइएगा कौमी असेंबली का। आज क्योंकि बड़े दिनों बाद सेशन हो रहा था और तो लिहाजा मैं भी आपको तो रिपोर्टर टाइप आदमी है, हम भी फिरते फिराते आवारा गर्दी, हमारा तो शौक ही ये सुबह जाते हैं, चाहे तूफान आए, हाँ वो पक्का काम। वो सुबह 8-9 बजे 9-10 बजे हम पार्लियामेंट पहुंच जाते, कमेटीज नहीं हो तो फिर ये अटेंड कर ले। हमारा काम है खबर लाना, अपने व्यूअर्स को नई चीजें बताना। तो आज भी हम गए। अब जो आज सुबह के सेशन में तो वो हम आगे बात करेंगे जो सेनेट में वहाँ पे आज वो तारिक फजल चौधरी साहब और तलाल चौधरी साहब के दरमियान बड़ी मामले हुई है, उस पर बात करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन आज की कुछ अहम है, एक तो इतना बड़ा अहम आपका इजलास हो रहा था इन ए सेंस कि अभी पूरी रीजनल एक चल रही है, जो इशू चल रहे हैं। यू एक्सपेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ मौजूद होंगे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद होंगे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद होंगे, वजीर दाखिला मौजूद होंगे, वजीर खारजा जैसे मैंने कहा वो मौजूद होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, एटलीस्ट देयर वुड बी सम पॉलिसी स्टेटमेंट, कुछ होगा। अच्छा, फिर साल पूरा हो गया, मार के हक को आपको उसके हवाले से जो भी आपने कोई बयानात वगैरह देने या नहीं देने उस पर कोई बात करेंगे। एंड सैडली, और शहबाज शरीफ साहब स्पेशली आएंगे। सैडली कि शहबाज शरीफ साहब को मुझे देखे हुए अरसा गुजर गया है, अच्छा, आज भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब नहीं आते, वजीर भी नहीं आते, कोई नहीं आता। मतलब इसाक डार साहब को पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता आखिरी दफा कब देखा। मोहसिन नकवी साहब को तो मैंने शायद हलफ उठाते हुए देखा था, उसके बाद नजर नहीं है वो भी नहीं जाते, पार्लियामेंट नहीं जाते, बाकी भी नहीं थे। अब इसको ये तनाजुर में देखें, मजे की चीज ये थी 2 साल पीटीआई पे इल्जाम लगता रहा है कि पीटीआई जो है ये हाउस को नहीं चलने दे रही, बेकार करते हैं, नारे चल के चले जाते हैं, अकेले हुकूमत चला रही है। आज मजे की चीज है, हुकूमती बच्चों पे बंदे ही नहीं थे, आज पीटीआई वाले थे, पीटीआई वालों ने हाउस चलाया है। अच्छा। और ये बात उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब ने कही है कि भाई साहब हम आ रहे हैं, इधर आते हैं, बात का आप तो ये शिकायत करते थे ना कि पीटीआई पार्लियामेंट में सीरियस नहीं है, जमहूरियत में सीरियस नहीं है, ये आते नहीं है हम, और आते हैं तो झगड़ा करते हैं। वो बेचारे बैठे रहे 2-2.5 घंटे, उन्होंने वेट किया, क्वेश्चन ओवर हो गया, बिजनेस ओवर हो गया, 2-2.5 घंटे बाद उनको बारी दिया कि जी बात करें। उस पर उन्होंने आप बैरिस्टर गौर साहब ने भी की, महमूद अचकज़ई साहब ने भी की, फजल रहमान साहब ने तकरीरें की, कोई एक आध और भी थे। जब वो थे तो हाउस में बंदे नहीं था। सो पहले पीटीआई को इंटरेस्ट नहीं थी, अब पीटीआई को इंटरेस्ट हुई है तो जनाब हुकूमत को दबाव नहीं रहा। हुकूमत पे पहले दबाव था इमरान खान का, पार्टी का, चीजों का, वो लूज कर गए अपना जो स्टेमिना था। जी अब तो सेट है ना मामला, अब मामला सेट है, उन्हें किसी का खौफ नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, तो उसके बाद वो आते नहीं है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये वहां पर उनका ना आना, इट वाज ए ह्यूज ब्लो। मैं समझता हूँ हाउस की वो आ ही नहीं रहे, कुछ 70-80 तो गैर मुल्की दौरे कर चुके हैं। और महमूद अचकज़ई साहब ने बात जो उन्होंने आज बात की है उस पर, इनका क्या नाम है, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बड़ी अहम थी, उन्हें बड़ी अहम तकरीर की है। इवन वो तो खैर अचकज़ई साहब का फोकस इमरान खान साहब थे कि उनका इलाज करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, तो फिर हम हाउस को मत चलने देंगे, फिर हमें गिला ना कीजिएगा। ये वो बात है जो 2-2.5 साल से वो बेचारे सारे कर रहे हैं। हुकूमत तो थी नहीं वहाँ पे, कोई वजीर ही नहीं था। लेकिन जो असल बात मौलाना साहब ने की थी वो बड़ी अलार्मिंग थी। अच्छा, उन्होंने कल बन्नू में इतना बड़ा हमला हुआ है और 15 हमारे आपके बन्नू उन्हीं का इलाका है, वो जनूबी उनके इजला में है, उन्होंने बन्नू में हुआ है, वहाँ पे 15 आपके पुलिस वाले जो है ना वो शहीद हुए हैं। इससे पहले उन्होंने ट्राइबल एरिया को कुछ बताया, वहाँ पे हुई हैं। उन्होंने इतनी सारी किलिंग्स हुई हैं, इतने सारे बेचारे आपके वो गए हैं, इसके बावजूद भी कल सेलिब्रेशन हो रही थी, आप सेलिब्रेट कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन हो चुकी है आपके यहाँ के। और अगली बात जो उन्होंने बताई दैट वाज मोर अलार्मिंग, जिस पर वही वाली बात की इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को तो परवाह नहीं है। उन्होंने कहा जनाब के बन्नू के जितने थाने थे, एक थाने पे अटैक हुआ, तमाम थानों के पुलिस थाने छोड़ के पुलिस लाइन जा बैठी है, थाने खाली पड़े हैं। कौमी असेंबली में कहा उन्होंने अटैक के बाद। यस,
ये सिक्योरिटी का लेवल है आपका कि इस वक्त बन्नू कहिए उनके बगौर मौलाना साहब के, अगर वो ये कह रहे हैं तो साहब हाउस पे कह रहे हैं, हम उन्हीं को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब बन्नू के जितने थाने हैं जिले के, सब की पुलिस जो है इस अटैक के बाद वो जाके पुलिस लाइन में वो बैठ गई, वो थाने छोड़ गए, वो थाने खाली पड़े हैं। अब इस मौके पे ये गुफ्तगू हो रही है और आपका वजीर आजम हाउस में नहीं है, वजीर दाखिला हाउस में नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर हाउस में नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है, बिकॉज दे डोंट थिंक अकाउंटेबल। जो बात उन्होंने की है, उन्होंने मौलाना साहब ने भी की है कि आपने आके किसी को ब्रीफ किया है, किसी को आपको एतमाद में लिया है, आप MNAs MPs को इस काबिल समझते हैं कि इनसे कोई बात करनी है या नहीं करनी। सो जिस मुल्क का वजीर आजम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा, वजीर दिफा या वजीर दाखिला आज के दिन भी हाउस में मौजूद नहीं है और कोई बंदा नहीं है और सारे PTA वाले लोग बैठे हाउस चला रहे हैं, ये नुकसान हुआ था इमरान खान साहब को भी हुआ था, उनको भी ये उस वक्त पूरी नहीं आते थे, एस्टेब्लिशमेंट है वो तो जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब ने कंधों में बिठाया हुआ था कि आपको कोई तकलीफ नहीं थे, बिल्कुल हाँ, ये भी कंफर्टेबल है सर, ये भी गलत कर रहे हैं, उधर से भी गलत हो रहा है। और जब ऑपोजिशन में थे तो स्पेशल ऑर्डर्स ले लेके जो है वो वहां अल्लाह आपका भला करे, शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे, जेल में थे, नैब में, ये सुबह 7 बजे पार्लियामेंट का गेट खुलने से पहले बाहर बैठे होते थे कि मैंने अंदर दाखिल होना है, चाबी ले, मुझे एंट्रेंस चाहिए क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन ऑर्डर है असद कैसर साहब का। आज जब वजीर आजम है तो उनको जनाब साल होने वाले पार्लियामेंट नहीं गए। ये नुकसान खान साहब को हुआ था कि जनाब बाजवा साहब और जनरल फैज साहब के उस पे रहे, यही नुकसान इनको हो रहा है सर जी। कल को ये भी यही बैठ के कहानियां सुनाएंगे कि हमारे पास पावर ही नहीं थी, आप तो हाउस में आते नहीं थे। और जबकि इतनी सेंसिटिव सिचुएशन जो है वो मुल्क में नजर आ रही है, खासतौर पर जो मौलाना फजल रहमान ने जो है वो बात बताई है। और बन्नू में जो है दहशतगर्द हमला हुआ, बड़ा ही अफसोसनाक हमला था, 15 पुलिस एहलकार जो है वो इसमें शहीद हुए। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू डिस्कस करेंगे कि बरी इमाम वाले केस में जो है जो ऑपरेशन हुआ पूरा, उसमें तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी साहब क्यों आमने सामने नजर आए, वो भी क्लासरा साहब से सुनेंगे कि क्या माजरा है, ये दोनों का क्या मौकिफ है, क्या अलग अलग मौकिफ है, क्या चल रहा है, और कुछ और मजीद इशूज हैं वो भी आपके सामने लेकर आएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक और अहम इशू पर बात कर लेते हैं। सेनेट का इजलास था और उसमें जो है वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और फेडरल मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो आमने सामने नजर आए। अब माजरा ये था कि तलाल चौधरी साहब का कहना है कि हज़ारों अरब का कब्जा छुड़ाया है। बरी इमाम वाले ऑपरेशन की जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2500 कैनाल पर इंक्रोचमेंट हुई है, जबकि तारिक फजल ने जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। क्लासर साहब क्यों आमने सामने नजर आए दोनों और क्या माजरा था ये? एक मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, वो जरा पहले से माजरत कर लेता हूँ मैं, मुझे बड़ी कमीनी सी खुशी हो रही है। अच्छा, तलाल चौधरी साहब वर्सेस तारिक फजल चौधरी साहब। अच्छा। कुछ दिन पहले तक जब इस शहर की बर्बादी हो रही थी, हजारों दरख्त काटे जा रहे थे और यहाँ पे जंगल उड़ाए जा रहे थे, पार्क तबाह किए जा रहे थे, ग्रीन बेल्ट तबाह की जा रही थी, यही तारिक फजल चौधरी साहब खड़े होकर डिफेंड करते थे। टीवी पे भी करते थे, CDO को भी करते थे, वो जनाब हुकूमत को भी करते थे, वजीरों को भी करते थे। इसी तलाल चौधरी साहब के साथ खड़े होकर शाना बेशाना ये तलवारें उठा के बादशाह खड़े होते थे कि जनाब ये शहर हमारा है, हमारी हुकूमत है, हमारी रिट है, यहाँ पे हम शक्कर पड़े उड़ा दें, हम यहाँ पे जनाब ये खुदाइयाँ कर दें, हम माहौल तबाह कर दें, हमसे कोई नहीं पूछ सकता। उस वक्त इनके आर्गुमेंट्स कुछ और थे, ये हमें तरक्की समझाते थे। तारिक फजल चौधरी साहब, मेरा बड़ा जाती तौर पर बड़ा उनसे एक एहतराम का तल्लुक, लेकिन उस वक्त हमने तनकीद की थी और नाराज हो गए थे। मैं कि हो जाए भाई साहब, क्या करें, मजबूरी है, ये तो अब आप शहरों को तबाह करेंगे, माहौल तबाह करेंगे, खूबसूरती तबाह करेंगे, हम तल्लुकात नहीं बचाएंगे, हम शहर को बचाने की बात करें, कोई जाती मसला तो नहीं है। तो उस वक्त तो आप हमें हुकूमती पॉलिसी समझा रहे थे, तारिक फजल चौधरी साहब डिफेंड कर रहे थे। अब क्यों डिफेंड नहीं कर रहे? क्योंकि वो कहते हैं ना, अब अपनी बारी लगी है, ऊंट आया पहाड़ के नीचे, अब आपके हल्के के लोग आना शुरू हुए हैं, आपके अपने इंटरेस्ट आना शुरू हुए हैं, तो फिर आप तलाल चौधरी साहब को सपोर्ट करें, फिर आप मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करें जैसे उस वक्त कर रहे थे। अब क्यों आप तनकीद कर रहे हैं? अब हमें क्यों समझा रहे हैं कि 600 साल से हम यहीं रहने वाले हैं? तो जब ये पूरी शक्कर पड़े तबाह हो रही थी, F9 पार्क हो रहा था, ये बाकी आपकी ग्रीन बेल्टें उड़ाई जा रही थी, पूरा का पूरा 12 कौवा आपने साइड पे जंगलात उड़ा के रख दिए, तो ये 600 साल पुराने नहीं थे। उस वक्त हम कहते थे 60 साल पुराने हैं, वो उस वक्त लड़ पड़ते थे कि अब तरक्की के दुश्मन है। तो डॉक्टर फजल चौधरी साहब, आप इस वक्त आप तरक्की के दुश्मन है। मोहसिन नकवी साहब वहां पे वो उसको शंघाई बनाना चाहते हैं, वो न्यूयॉर्क बनाना चाहते हैं। अब आपको जलन हो रही है, अब आपको तकलीफ हो रही है, बिल्डोजर क्यों फेर दिए, क्यों चले गए हैं, ये बड़े बड़े आपने ज्यादती कर दिए, हम यहीं के सन ऑफ द साहिल हैं। हाँ। वो भाई हम तो उस वक्त भी कहते थे, मैं एक रोता था, इस्लामाबाद के साथ जो जुल्म होता है यहाँ पे, वो इसलिए होता है कि सारे बाहर से आते हैं,
इस शहर को कोई ओन नहीं करता, ना ब्यूरोक्रेट करता है, ना सहाफ़ी करता है, ना हुक्मरान करता है। ये मतलब आप देखें यहाँ से वज़ीर आज़म को रहा है कभी यहाँ पे मान ही नहीं सकता। दो थे यहाँ से, एक शाहिद खकाना भाई साहब थे, एक राजा प्रदर्शन साहब थे, दोनों करीबी थे। उन्होंने भी उनको टाइम नहीं मिला इतना ज्यादा कि पता नहीं कुछ करते, हम चलो गुमा अच्छा रख लेते हैं। बाकी तो वज़ीर आज़म सारे बाहर से आके हुक्मरानी करते, जिन्हें पता होते साल 6 महीने 2-2.5 साल रहेंगे, वो सीढ़ियों को पकड़ के शहर को मजीद वो खोदने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे काम भले हो जाएं। और तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो डिफेंड करने आ जाते हैं, डिफेंड करने आ जाते हैं। इस शहर के साथ जुल्म ये हुआ है कि यहाँ का जो लोकल MNA है, सेनेटर है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, सहाफ़ी भी नहीं, हम सारे बाहर से आए हुए हैं, हमारा वो लेवल ऑफ एफिलिएशन ही नहीं था इसके साथ, हमें ओनरशिप नहीं थी आज तक इस खित्ते को, खूबसूरत धरती को, पोठवार की धरती को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जमीनों को, पहाड़ों को, दरख्तों को, सब्जियों को हमने ओनरशिप ही नहीं दी। हमारे नजदीक ये बिजनेस है, पैसा है, इसमें काटो और प्लाट वगैरह जो भी बात आपने बांटने है वो बांट ले। नंबर 1। दूसरी चीज ये है यहाँ पे कि आपने जो अब कह रहे हैं जनाब कि वो कह रहे हैं जनाब हमने यहाँ से वो एनक्रोचमेंट हटाई, हमने जमीनें दे दी, तो आपने घर कैसे बनने दिए? पहले आप 2 ट्विन टावर बनने दे दिया, आज ये मोहसिन नकवी साहब को याद आ गया, जरा इनके साइड ले लेते हैं। आज मोहसिन नकवी साहब को 24 साल बाद याद आ गया जनाब ये ट्विन टावर जो है ये तो गैर कानूनी है, और जिसने अप्रूवल दी थी, बनवाए थे यहाँ पे कमरान लशारी साहब, उनको अपना एडवाइजर ले आए हैं। मोहसिन नकवी साहब CDA में जो ये सारे के सारे भांड ये खोल के गए थे कि जिन्होंने यहाँ पे इस सेंसिटिव जगह पे 9/11 के बाद ट्विन टावर खड़े कर दिए थे, उन्होंने कमरान लशारी साहब ने उनको सिमली डैम लेके गए हुए, वहां पे खुदाइयां होंगी, वहां पे बिल्डिंग बनेगी, वहां पे वाटर के आपके वाटर बोट्स चलेंगी जो पानी पीने के लिए शहर को आता है। अब उसकी तबाही का प्रोग्राम बन गया इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। तो लशारी साहब इज बैक, तो टार्जन की वापसी हो गई है, वो आ गए माशाल्लाह, पूरे का पूरा शहर को उखाड़ेंगे पुछाड़ेंगे। जो नए चेयरमैन बेचारे वो अभी सुनत इतना तजर्बा नहीं रखते, लिहाजा उनके लिए ऊपर गॉडफादर होना चाहिए, उसके लिए वो ले हैं। अब वो शंघाई बनेगा। तारिक फजल चौधरी साहब, आप शंघाई और न्यूयॉर्क की स्काई लाइन के अब रास्ते में रुकावट न बने, जैसे आप वहां पे FA ये आपका I-8 के जंगल में रुकावट नहीं बने, उसको तबाह किया गया। शक्करपड़िया के 40,000 दरख्त काटे गए, आप रुकावट नहीं बने। ग्रीन बेल्ट उड़ाएगी यहाँ पे, इसके सामने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सामने, आप रुकावट नहीं बने। F9 पार्क को तबाह किया गया, जंगलात, आप रुकावट नहीं बने। अतातुर्क पे भी कुछ बन रहा है, अतातुर्क पे यस, अभी आपने यहाँ बर्बादी तबाही की है, अभी भी कर रहे हैं, वहां रुकावट नहीं बने। आप यहाँ 12 कऊ से आप कन्वेंशन सेंटर से आके रुकावट नहीं बने। बर इमाम में ऐसी कौन सी वो तोते की जान कहां फंसी हुई है? बर इमाम पे आपको तकलीफ हो गई है? इतनी तकलीफ नहीं हो तो अपनी तकलीफ पे चुप रहे हैं आप। अगर आपका कोई बुलडोजर कोई आपके किसी पे चढ़ गया है, किसी के घर पे, तो भाई सब सफर करें। हमने भी, हमारा भी इसी तरह लहू उस वक्त वो बह रहा था, हम भी रो रहे थे कि शहर को तबाह न करें। आप तबाही करने वालों के साथ खड़े थे। आप तलाल चौधरी साहब की एक बात को दाद दें, उस वक्त भी तबाही के हक में थे, आज भी मतलब तलाल चौधरी साहब ने करैक्टर दिखाया है, मोहसिन नकवी साहब ने करैक्टर दिखाया कि हम शहर में बुलडोजर फेरेंगे, हम कोई चीज सब्जे वाली पहाड़ों वाली नहीं रहने देंगे। ये करैक्टर है उनका, इंटेग्रिटी, आई रिस्पेक्ट देम। पहले दिन से क्लियर है कि हमने क्या करना है, क्या मार धाड़ करनी है। बिल्कुल। ये तारिक फजल चौधरी साहब आपका मजा नहीं आया, आपने चस नहीं करे। कोई लगता है कि बुलडोजर कोई किसी ऐसे घर पे चढ़ गया है जहाँ पे कोई क्या कह सकते हैं। सही सही। अच्छा, एक और इशू से पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, क्लासा साहब बहुत अहम है क्योंकि आपने ये इशू उठाया है, हाईलाइट किया है। लाहौर की जो है एक बाप, गरीब बाप जो है वो अपनी बेटी के कैंसर के हवाले से जो है वो मारा फिर रहा था, और फिर फाइनली जो है जब कोई उम्मीद ना मिली तो बेटी को गाँव भी जो है वो वापस शायद लेके चला गया। जबकि दूसरी तरफ जो है वो आपने हाईलाइट किया है इसको कि MPA राना मनान के इलाज के लिए कुछ स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, या स्पेशल जो है वो कोई चीजें की गई हैं। तो प्लीज आपसे जो है वो मैं डिटेल जानना चाहूंगी। ये बड़ी इंतहाई दर्द भरी कहानी है। जो भी बच्चों के वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए इट्स ए पेनफुल स्टोरी। हम भी, हमारे भी बच्चे दूसरे बच्चों को तकलीफ में देख के अपने बच्चे सामने आ जाते हैं। ये जो है, ये अकील साहब इनका नाम है, अलीपुर के एक गांव से इनका ताल्लुक है। इनकी 11 साल की बेटी है, उसका ज़ारा अकील उसका नाम है। उस बेचारी को कैंसर हुआ, वहाँ पे टांग में हुआ, उस बेचारी की टांग कटी पहले, 11 कीमो हुई, पहले वहीं कोशिश करते रहे, उधर वहीं पे इलाज हो, नहीं हो सका कंट्रोल। बाजवा हमारे इलाकों में कोई मरीज को बचाने की कोशिश नहीं की जाती, माजरत के साथ, मेरा अपना इलाका है साउथ में, बस उसको एक्सटेंशन थोड़ी सी दी जाती, महीना 3-6 महीने कीमो लगा लोगों को। इससे फर्दर ऑन्कोलॉजी हम इतने ही जानते। माजरत के साथ मेरे अपने खानदान में भी डॉक्टर हैं, को नाराज ना हो जाए, अच्छे डॉक्टर भी हैं, यकीन जान बचाते भी हैं। तो वो उन्हें किसी ने कहा जी लाहौर में जाएं, अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी को बचाने के लिए कहाँ से मांग तांग करके, कोई सोशल मीडिया किसी ने मुहिमें चलाई, कोई आगे आगे पीछे किया। बेचारा मजदूर, वो किसान टाइप आदमी है वो। तो वो जनाब वहाँ से लाहौर आए, वो वहाँ पे एक उस केयर कैंसर हॉस्पिटल रायमंड पे वहाँ पे गए। उसके बाद शौकत खानम गए, इसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे गए।
उन्होंने शौकत खानम वालों ने कहा जी पहले ट्रीटमेंट हो रहा है, उनकी अपनी पॉलिसी है भी हम तो नहीं लेते जिसका पहले ट्रीटमेंट, किसी ने हाथ भी लगा दिया तो हम तो नहीं छेड़ते। अच्छा, हमारे पास अब ट्रीटमेंट वो जिससे करवा रहे हैं उससे करवाएं। ऐसे केयर वाले भी उन्होंने भी कहा भाई हमारे हाथ खड़े किए। ऐसे वो गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों में 5-6 घंटे रखने के बाद, अब बच्ची थी बेचारी इतनी पेन में जिसकी लात कटी हुई है, टांग कटी हुई, देखें आपके सामने आएगी। उसने बाप को कहा लेट्स गो होम, इंग्लिश में तो नहीं कहा, वो उसे सराइकी में कहा। उसने कहा बाबा घर चलूं, बस काफी थी, थक गए हुआ कि बस अब मैं घर में जाना चाहती हूँ मैं। ये उसने उसकी वीडियो की, ये वीडियो मैंने वहां से पिक की। आज मेरे पास कैबिनेट का एजेंडा है, आज वहां पे सूबाई हुकूमत का इजलास था, उसकी कैबिनेट का इजलास था। एजेंडे पे क्या था, जो यहाँ पे अपनी बेटी को वापस लेके गया है वहां पे अलीपुर के लिए, और बेटी इस वक्त घर पे है वहां पे, उसके जनाब सबसे पहले टॉप पे था मनान ये खान साहब, MP हैं 55 आपकी PP नारोवाल के। अच्छा। उनके इलाज के लिए उन्होंने रूल्स रिलैक्स करके 50 लाख रुपए की अप्रूवल देनी थी, 50 लाख रुपए इसके इलाज के लिए। इसके बाद जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है वहां पे तहर हमदानी साहब हैं, उनके इलाज के लिए भी 10-11 लाख रुपए की वो भी अप्रूवल थी। अच्छा। एक और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एडिशनल सेक्रेटरी थे, उनके भी थे कोई 5-6 लाख रुपए के, कोई 60-70 लाख रुपया उनके इलाज के लिए था। और ये कल परसों की वीडियो है, सो वो मैंने उठा के लगाई। मैं क्या हुजूर जरा इस सूबे का इंसाफ देखें। एक बेचारा बेटी को उठा के अपने मतलब उसकी लात कटी हुई को पूरा लाहौर फिर रहा है, उसका कोई ट्रीटमेंट करने को तैयार। अल्टीमेटली ही टुक हर डॉक्टर टू बैक, घर जाते हैं अल्लाह से दुआ मांगते हैं। इस पे खैर आई मस्ट कम्प्लीमेंट ख्वाजा साद रफीक साहब। अच्छा। वो अक्सर करते रहते हैं हमारे इस तरह के ट्वीट्स पे, उनके कभी कभी फोन आ जाते हुए वो मदद भी करते हैं लोगों की। उनका मुझे फौरन फोन आया। हाँ। उनके भाई जो है ख्वाजा सलमान साहब, जो कि वो हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कि हमारा राब्ता करवाएं। खैर अल्टीमेटली नंबर दिया, राब्ता ढूंढा, राब्ता हो गया उनका वहां से उसके फैमिली के साथ। अब ये पता चला थोड़ी देर पहले मेरी ख्वाजा सलमान ये रफीक साहब से बात हुई जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपडेट किया वो ये कहते हैं कि जनाब के एक तो ये है कि उन्होंने ये मनान साहब वाला केस सुना है। अच्छा। उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। ओके। और उनका जो ट्रीटमेंट जो है वो बैरिया टाउन में बताया जा रहा है, वहीं को एक्सीडेंट हुआ। उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे करीबी हॉस्पिटल वो था प्राइवेट, वहाँ लेकर गए। सो वो उसको सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर सकते थे, लिहाजा ये जितना भी खर्चा हुआ है ये सारा प्राइवेट उसका है। अंडर द लॉ रूल्स रेगुलेशन कोई MP MNA जो है जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट अलाउड है फैमिलीज को, प्राइवेट के लिए नहीं है, वो सरकारी के लिए है। सो इसकी अप्रूवल के लिए जो 50 रुपए ये 50 लाख उनके बेटे पे खर्चा आया है उनके मनान साहब के MP साहब के, वो पंजाब हुकूमत ने आज रिलैक्स करके उनको पेमेंट की अप्रूवल दी आज। अच्छा, और जबकि ये प्राइवेट अस्पताल का खर्चा ये प्राइवेट का था जो अंडर द लॉ रूल्स नहीं हो सकता। सो रूल्स को मरियम नवाज साहबा ने रिलैक्स करके उनको पेमेंट की है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने ये कहा जनाब कि वो जो उस बच्ची से रब्ता किया गया, कल वो एम्बुलेंस जाएगी उनके पास। अच्छा। रेस्क्यू की भावलपुर में भी वहां पे उन्होंने 13 रुपए का एक बनाया है, एक उन्होंने अगेन उस कैंसर सेंटर के लिए। तो और वो प्लस ये कह रहे हैं कि जनाब कि इसके बाद वहां पे कुछ अर्सा ट्रीटमेंट होगा। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल का मुझे बता रहे थे ख्वाजा सलमान साहब, वहां पे इनको लेकर जाएंगे। सो वो कहते हैं कि इसका उन्होंने मरियम नवाज साहबा का कहा कि मरियम नवाज साहबा ने मुझे कॉल किया अच्छा। बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए कि फौरी तौर पर आप जो चीजें हैं करें। बहरहाल हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं, लोग तो कहेंगे जनाब तनकीद करें, चले किसी बच्ची का भला हो जाए। अब हम इस वक्त हम वो रोना धोना लेके बैठ जाएंगे, पैसा जो था ये इन्हीं लोगों के लिए था। अब प्रिविलेज वन आते हैं, अपने अल्लाह उनके बच्चों को महफूज रखे, हम बड़े खुश हैं। हाँ। मनान साहब के अल्लाह उनके बच्चों को लंबी उम्र दे, हर एक के बच्चों को दे। हाँ। लेकिन इस तरह के बच्चों का भी तो हक बनता है। खैर मुझे ख्वाजा सलमान ने कहा कि जनाब इनका हेल्थ कार्ड पे पहले भी ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं। अब सवाल ये है कैंसर हॉस्पिटल वालों से मैंने पूछना है कि कोई बच्चा उठा के है, आप कहें जी इसका पहले ट्रीटमेंट हुआ है, हम तो नहीं करते, ले जो ये मतलब ये वट कहीं ये कैसी है आपकी, आप कैसे कर सकते हैं किसी इसको। हमारे इलाके की ये गुरबतों की कहानी है, जिसके बाद हम कहते हैं साउथ के जो हालात हैं गुरबत के, आप उनके अगर ऑडियो हम सुना सकते, वीडियो सुना सकते, लोगों की आंखों में दर्द मतलब आंसू आ जाएंगे, हुआ क्या है। बहरहाल नहीं, मैंने देखी वीडियो और अच्छा हुआ कि ये इशू जो है वो आपने हाईलाइट किया और उसके बाद जो है इस पर एक्शन भी जो है वो लिया गया है। एक नहीं 2 पाकिस्तान की कहानियां जो है वो हम सुनते रहते हैं और आपने जो है इनकी मेहरबानी ख्वाजा साद रफीक साहब की भी, ख्वाजा सलमान साहब की भी, मरियम साहबा की भी, मैं चलो कहता हूँ कि कुछ भला हो गया। लोग तो कहेंगे कि नहीं जनाब बैशन करें, मतलब बैशन कर करके हम ऑलरेडी हम ये उनके ऐसा ना करते क्या कर लेते। अगली बात, आज कौमी असम्बली में ना वजीर आजम आता है, ना वजीर दिफा आता है, ना वजीर खारजा आता है, ना वजीर दाखिला आता है, ना वजीर आता है, हम क्या कर लेते हैं। मेहरबानी जनाब आपने कुछ किया, चलो उनका उस बच्ची का या उस वालिद का भला हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी कैन डू। बिल्कुल। नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक स्टोरी शामिल करते हैं इंडिया से, और क्लासा साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो आज के प्रोग्राम में शामिल की है। क्लासा साहब, वैसे तो पाकिस्तान में अफसरशाही की दास्तानें जो हैं वो आप अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ वाकया हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जो है वो हुआ है। क्या दास्तान है ये वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स की? आज के शो की ये दूसरी कमीनी खुशी है, अच्छा। इसलिए हमने रखी है ये शो में कि हमारे यहाँ ये तस्वर है कि शायद पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है, इरेगुलरिटीज़ में है, बैरून मुल्क शरीयतें लेती है, बच्चे शिफ्ट करती है, जदादें खरीदती है, पैसा बाहर लेके जाती है, विच इज़ ट्रू। आप और मैं तो नहीं कह रहे, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये पुर्तगाल में जदादे ले रहे हैं। इससे पहले हम कनाडा का सुनते थे, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका, न्यूयॉर्क, स्पेन, बार्सिलोना, यूरोप, हिंद, लंदन, दुबई सब सुनते थे। और हम अपने आप को मुझे समझते थे कि वी आर द, मतलब ज्यादा हमारा करैक्टर खराब, हमारा करैक्टर ढीला है शायद। और इंडियन वो ब्यूरोक्रेसी जो है जिसकी बुनियाद अंग्रेज रख के गया था, हमारी भी रखी थी, लेकिन हमसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ब्रिटिश, वो इंडिया जो था उसकी, वो इंडियन से मुसलमान तो बहुत बाद में है उसमें पहले तो वो पढ़े लिखी जो एलीट थी वो सारे के सारे इंडियंस हैं। वेरी उनका करैक्टर वाले ब्यूरोक्रेट में पढ़ता रहता हूँ, उनकी बुक्स पढ़ता रहता हूँ मैं, बहुत सारे मेमोर्स भी लिखे उन्होंने, बड़े करैक्टर वाले। मतलब उस वक्त IAS अफसर होना बहुत बड़ी एक ऑनर थी, ह्यूज ऑनर। हमारे यहाँ भी थी, अभी तक रही है कि इस तक। आप पता ये चला है कि हम तो चलो इसमें गंगा में नहाए बैठे हैं, वो जमुना में नहाए बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये मध्य प्रदेश का एक वहाँ पे एक स्कैंडल सामने आया है। 50 ब्यूरोक्रेट, जैसे हमारे यहाँ DMG का कहते हैं या PS कहते हैं, उनका IAS इस वक्त इंडिया की उनकी जो है इसका जो है वो जनाब 50 ने वहाँ पे एक ही दिन में उन्होंने पहले जनाब एग्रीकल्चर लैंड खरीदी। अच्छा। उसका जो रेट उस वक्त था 81 रुपए कोई स्क्वायर फीट के हिसाब से, और उनको पता था कि यहाँ से कोई डेवलपमेंट होनी है। वो दे न्यू इनसाइड इंफॉर्मेशन, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं ना। उन्होंने अपने ही और भी उनके कैडर थे, कोई हरियाणा का था, कुछ और कोई रियासतों के अफसरान थे। उन्होंने एक दूसरे को मैसेज किया, भाई साहब एक प्रोजेक्ट वहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं, कोई इंटरेस्टेड है खरीदने वाला? 50 लोग इकट्ठे हो गए, ग्रुप का नाम रख दिया लाइक माइंडेड अफसरान। इन्होंने जनाब वहाँ पे ये कोड़ियों का मोल, इन्होंने उस एग्रीकल्चर जमीन थी वो ले ली, एग्रीकल्चर जमीन, एग्रीकल्चर सस्ती मिलती है। उसके बाद इन्होंने जनाब उसका जो स्टेटस है ना, रोड गुजारा वहां से, रोड गुजारा जनाब, तो स्टेटस करवा दिया उसका रेजिडेंशियल का, हाउसिंग सोसाइटी बनवा ली। जब हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो आपको पता है तो बिलियंस ऑफ रुपीज में जाती होती है। एक जो आपकी 82 रुपए की पर स्क्वायर फीट था, वो इस वक्त रेट बताया जा रहा है 2.5 से 3,000 है। अब भी उन्होंने उनकी हिम्मत हौसला देके उन्होंने डिक्लेयर भी की अपने रिटर्न्स में कि ये जमीन हमने खरीदी। वहां पता चला है कि जिस प्रोजेक्ट का इनको नो हाउ थी, दे न्यू इनसाइड इंफॉर्मेशन, इन्होंने लेके रोड गुजार के वहां से बाईपास एक्चुअली मंसूबा जो है वो गुजरना था, रोड था बाईपास गुजरना था, उसके करीब इन्होंने एग्रीकल्चर जमीनें नहीं लेने। आपको याद है कि यहाँ पे रिंग रोड एक स्कैंडल आया था, ये पिंडी में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था कि रिंग रोड भी इसी तरीके का था कि लोगों को पता चल गया था रोड वो जिग-जैग, वो नहीं तो सांप और खेड़े, उसका सीढ़ी वाला जो खेल होता है, लूडो वाला काम था, वो भी सांप की तरह इधर फिरता फिराता जनाब, वो इसको टच कर रहा है, सोसाइटी को उसको कर रहा है। बहुत बड़ा स्कैंडल आया था आपको 2000 मेरा ख्याल 22-23 में आया था ये। तो जनाब यहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी का उस वक्त भी ये था कि ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे, इल्जामात लगे थे कि सर्टेन हाउसिंग सोसाइटीज को वो फायदा दे रहे हैं। आप जनाब इंडिया में भी खुशी की खबर ये है, इंडियन दोस्तों का बात करके खुशी से मुराद है यार, मतलब हमें भी होने दें, हमारे यहाँ तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इंडियन की ब्यूरोक्रेसी भी करैक्टर में, इंटेग्रिटी में उतनी ही कंप्रोमाइज्ड है, अपने मुल्क को वो कर रही है जितना हमारे यहाँ की जा रही है। लेकिन कभी उनका सुना नहीं है कि पुर्तगाल में कुछ जदादें ले रहे हैं। ये कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, थोड़ा सा डिग करेंगे, वो भी मिल जाएगा, करते रिसर्च मारते हैं इस पे। बहरहाल अगर ये हो सकता है तो वो भी हो ही सकता है, वो भी हो सकता है। आपको वो खुशी भी लेके देंगे हम। मतलब मुझे खुशी है कि ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान का हो, ब्यूरोक्रेट इंडिया का हो, टारगेट एक है, सोच एक है, तरीका वारदात भी एक ही है। आई एम हैप्पी एंड वी हैव शेयर्ड एक कॉलोनियल हिस्ट्री भी है, साफ ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी हमें अंग्रेज दे के गया था। बिल्कुल, इस पे जो है वो फॉलो अप हम कर सकते हैं, अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मिलेगी तो जरूर इस पे जो है वो फॉलो अप करेंगे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।